उस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और वो बड़े इन्हमाक से इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी, क्योंकि कल उसका इकोनॉमिक्स का पेपर था। हालांकि उसकी अच्छी खासी तैयारी थी, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा था। यही सोचकर वो परेशान हुई जा रही थी कि अगर कल का पेपर बहुत मुश्किल आया तो फिर क्या होगा। उसने पढ़ते पढ़ते अचानक ही वॉल क्लॉक की तरफ निगाह उठाई तो घड़ी की सुइयां 1 बजा रही थी। उसने जमाई लेते हुए किताब मेज पर रख दी। 5 मिनट रेस्ट कर लूं, फिर नोट्स पढ़ना शुरू करूंगी। उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए सोचा। पूरा घर एक मुहीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। अम्मी अब्बू और दोनों छोटे बहन भाई अपने अपने कमरों में दुनिया और माफिया से बेखबर गहरी नींद के मजे लूट रहे थे। तमाम कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे, सवाए उसके कमरे के या फिर बरामदे में 40 वॉट का बल्ब रोशन था, जो अब्बू हमेशा रात को जला दिया करते थे। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद उसने नोट्स की तरफ हाथ बढ़ाए ही थे कि उसे अम्मी की आवाज सुनाई दी। वो उसे पुकार रही थी। वो बुरी तरह चौंक उठी। इतनी रात गए अम्मी क्यों मुझे बुला रही हैं? कहीं किसी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? वो घबराकर खड़ी हो गई और नंगे पांव दौड़ती हुई उनके कमरे में पहुंची। मगर ये क्या, वो दरवाजे में ही ठटक कर रुक गई। कमरे में फैला गहरा अंधेरा और मुकम्मल सुकून कुछ और कह रहा था। इस बात की गवाही दे रहा था कि उस कमरे से किसी ने भी कोई आवाज नहीं दी है। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर अम्मी अबू के बेड की तरफ देखा। बरामदे से आने वाली हल्की सी रोशनी में उसे वो दोनों बेखबर सोते नजर आ रहे थे। यकीनन ये मेरा वहम था। ये सोचते हुए वो वापस पलटी तो सामने छोटे बहन और भाई के कमरे पर नजर पड़ गई। वो बेइख्तियार उनके कमरे में चली आई। उसे अपने उन दोनों छोटे बहन भाइयों से बेपनाह मोहब्बत थी। दोनों बहन भाई स्कूल पढ़ते थे और वो कॉलेज जाती थी। छोटे बहन भाई भी अपनी नीलमा आपी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कुछ देर वो खामोश उन्हें खड़ी देखती रही और फिर बारी बारी उनकी पेशानी चूमकर कमरे से बाहर निकल आई। कैसा अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था पूरे घर में। पता नहीं क्यों एक अजीब सा खौफ उसे अपने रगों में दौड़ता हुआ महसूस होने लगा। वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई। कुर्सी पर बैठकर उसने किताब उठाई, लेकिन दिमाग जैसे ब्लैंक सा हो रहा था। उसने अम्मी की कितनी वाज़ेह आवाज सुनी थी, नीलमा नीलमा जल्दी आओ। कितनी बेकरारी थी उनकी आवाज में, और ये वहम हरगिज नहीं था। उसने उलझ कर किताब नीचे रख दी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। आज दोपहर को भी उसके साथ एक अजीब सा वाकया पेश आया था। दोपहर को वो कुछ देर के लिए अपनी बहुत अजीज सहेली के पास कुछ जरूरी नोट्स डिस्कस करने के लिए गई थी। नीलिमा की सहेली भी उसके घर के नजदीक ही रहती थी, बस दूसरी गली में उसका घर था। वापसी पर गर्मी की शिद्दत से घबरा कर उसने दरख्त के नीचे खड़े कुल्फी वाले से कुल्फी खरीदने का इरादा किया। पर्स से पैसे निकालकर वो कुल्फी वाले की जानिब बढ़ी, लेकिन वो पैसे लेने की बजाय एक टिक उसे देखने लगा। कैसी अजीब सी आंखें थीं उसकी, साकेत और जिंदगी से आरी आंखें। नीलिमा के हाथ कपकपा गए और हलक में जैसे कांटे उग गए। कुछ बोलना चाहा लेकिन आवाज निकल ही ना सकी। ये सिर्फ चंद लम्हों की ही बात थी। फिर दरख्त के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। मिनमिनाती हुई सी हंसी थी। उसने घबराकर ऊपर देखा तो एक औरत सुर्ख रंग के दुपट्टे का घूंघट काढ़े उस दरख्त की एक शाख पर अपने दोनों पैर लटकाए बैठी थी। कैसे स्याह और सूखे सूखे से पैर थे उसके, जो उसके लहंगे से झांकते हुए नजर आ रहे थे। नीलिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चाहा वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसे यूं महसूस हो रहा था गोया उसके पैरों में जान ही नहीं रही। तभी इत्तफाक से पड़ोस में रहने वाली आंटी अपनी कार में वहाँ से गुजरी और उसे यूं हवास बाख्ता दरख्त के नीचे खड़ा देखकर उन्होंने कार रोक ली और उसे पुकारा, तो फिर वो अपने हवास में वापस आ गई। क्या हुआ नीलिमा, सब खैरियत तो है ना? उन्होंने कार का शीशा नीचे करते हुए पूछा। इससे पहले कि वो जवाब देती, कुल्फी वाला अपना ठेला लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी बेजान आंखें उस वक्त भी उसे अपने चेहरे पर जमी हुई महसूस हो रही थीं। वो दौड़कर आंटी की कार के करीब आ गई और बिना पूछे दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। आंटी, ये कुल्फी वाला बहुत अजीब सा आदमी लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था गोया वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। पता नहीं कैसे बेख्तियार ही उसके मुंह से खौफ के कपकपाते हुए ये जुमले निकले थे। आंटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे पागल, ऐसे नहीं कहते। देखो तो बेचारा इस उम्र में इतनी शदीद गर्मी में घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तभी नीलिमा ने दरख्त की उस शाख की जानिब देखा जहां उसे वो अजीबुल खलकत औरत बैठी हुई नजर आई थी, लेकिन उस वक्त वो शाख बिल्कुल खाली थी। खौफ से उसका दिल धक धक करने लगा। वो नाहक ही उस दरख्त के नीचे आ खड़ी हुई थी। शायद ये दरख्त चुड़ैलों और भूतों का मस्कन है, उसने खौफ से कांपते हुए सोचा। लेकिन आंटी से उसने उस औरत का जिक्र नहीं किया कि वो मजाक उड़ाती, और फिर घर आकर अम्मी से भी इस वाक़े को उसने छुपा कर रखा, क्योंकि कल उसका बहुत अहम पेपर था और अम्मी काफी ज़ईफुल एतकाद खातून थी।
पता नहीं ये सुनकर उनका रिएक्शन क्या होता, जबकि वो बड़ी यकसुई से तैयारी करना चाह रही थी। हो सकता है कि ये सब मेरा वहम हो, गर्मी भी तो थी इतनी शदीद। उसने खुद ही दिल को तसल्ली दे डाली, लेकिन अब इस वक्त रात के इस गहरे सन्नाटे में वो खौफ जैसे दोबारा उसके अंदर जोर जोर से उसे भींच रहा था। वो जिंदगी से आ रही दो बेजान आंखें उसे चारों जानिब से अपनी तरफ घूरती हुई महसूस हो रही थी। नीलिमा का चेहरा पसीने से तर हो गया। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? शायद मुझे अम्मी को जगा देना चाहिए, उसने कांपते हुए दिल के साथ सोचा। तब ही उसे अपने भाई के रोने की आवाज ने बुरी तरह चौंका दिया। आपी आपी, वो बुरी तरह से रोते हुए उसे पुकार रहा था। नीलिमा पूरी कुव्वत से दौड़ती हुई अपने भाई के कमरे में पहुंची तो एक बेहद दहशतनाक और रूह फरसा मंजर ने उसके होशो हवास को मुअत्तल कर दिया। सामने वही कुल्फी वाला बूढ़ा बैठा अपनी जिंदगी से आरी आंखों के साथ उसे घूर रहा था, और उसकी गोद में उसका छोटा भाई था जो उसके बाजुओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बुरी तरह रो रहा था। अलीब, वो पूरी कुव्वत से चीखी। वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि नीलिमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पूरे मुंह में सिर्फ 3 दांत थे, जिनमें एक दांत खून से तर था, जबकि बाकी दोनों दांत बेइंतहा मैले और पीले थे। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, वो अजीब मिनमिनाती आवाज में अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जबकि दूसरे हाथ से उसने उसके भाई अलीब को मजबूती के साथ जकड़ा हुआ था। अम्मी अब्बू जल्दी आइए। नीलिमा के हलक से एक दिल दोस्त चीख निकली और फिर वो चिल्लाती ही चली गई। दफतन उसे कंधे पर किसी का हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने बेख्तियार पलटकर पीछे देखा तो वही सुबह वाली औरत जिसके चेहरे पर उस वक्त भी घूंघट पड़ा हुआ था, उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। नीलिमा की चीखें बेख्तियार रुक गईं और वो फटी फटी आंखों से उस औरत को देखने लगी। वो भूखा है, उसे कुछ खाने को दो, घूंघट के अंदर से वो मिन मिन करती हुई बोल रही थी। नीलिमा थर थर कांपने लगी। उसका भाई भी बुरी तरह रो रहा था, तड़प तड़प कर उसे पुकार रहा था। लेकिन कितनी हैरत की बात थी कि साथ वाले बेड पर लेटी हुई उसकी छोटी बहन की नींद में जरा सी भी खलल नहीं पैदा हुई। और मजीद हैरत की बात ये थी कि अम्मी अब्बू इतना शोरोगुल होने के बावजूद कमरे से बाहर नहीं निकले थे, वरना अम्मी की आंख तो जरा सी आहट से खुल जाती थी। नीलिमा ने बड़ी बेबसी से अपने छोटे से मासूम भाई को देखा जो उस गंदे शक्ल वाले बूढ़े के शिकंजे में जकड़ा बुरी तरह से तड़प रहा था। मेरे भाई को छोड़ दो, तुमको अल्लाह का वास्ता है। वो बेइख्तियार रोते हुए जमीन पर बैठ गई। खौफो दहशत और परेशानी से जैसे उसका जहन मफलूज होता जा रहा था। हाथों पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। इसे खाना दो, वो भूखा है। दफतन वही मनहूस आवाज सरगोशी की सूरत में उसके कान के पास गूंजी। वो औरत भी उसके साथ ही जमीन पर बैठ चुकी थी और चेहरे से घूंघट भी सिरक चुका था। उसकी बड़ी बड़ी बेनूर आंखें जिनमें जिंदगी की कोई रमक नहीं थी, नीलिमा के चेहरे पर जमी हुई थी। नाक की जगह महज एक सुराख था और होंठ भी बिल्कुल सफेद थे। वो अपना गंदा सा हाथ नीलिमा के कांधे पर रखे सिर्फ एक ही जुमले की गर्दान कर रही थी, इसे खाना दो, वो भूखा है। इसे खाना दो, वो भूखा है। अच्छा मैं अभी खाना लाती हूँ, पर तुम लोग मेरे भाई अलीब को छोड़ दो, वो उस औरत से दूर हटते हुए बोली। वो लरसते कदमों से अपने भाई की जानिब बढ़ी। मेरे भाई को छोड़ दो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। उसने बड़े ही इल्तिजा करने वाले अंदाज में बूढ़े की तरफ देखते हुए अपने भाई की जानिब अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे खौफ की शिद्दत से लड़खड़ा कर पीछे हट गई। उसके भाई की आंखें एकदम से उसी तरह उस बूढ़े की आंखों की तरह बेरमक हो गई थीं। ऐसी आंखें जिनमें जिंदगी की कोई भी रमक ना हो। अब भाई भी उसे घूरते हुए हंसने लगा, बिल्कुल उसी बूढ़े की तरह। नीलिमा फटी फटी आंखों से उसको देखने लगी। अब वो अपने दोनों हाथों के इशारे से उसको अपने पास बुला रहा था। आपी, मेरे पास आओ ना। नीलिमा ने देखा कि उसके 7 साला भाई का मासूम चेहरा उस वक्त एक बूढ़े शख्स की चेहरे की जैसे लग रहा था, और उसके होंठों पर ऐसी ही भयानक हंसी थी कि वो थर्रा कर रह गई। वो औरत उसके पास से गुजर कर अलीब के नजदीक पहुंच गई और फिर उसने बूढ़े की गोद से अलीब को छीनकर जमीन पर पटक दिया। नीलिमा की बेइख्तियार चीख निकल गई, लेकिन अलीब पर जैसे गिरने का कोई असर ही न हुआ था। उसका भाई दूसरे ही लम्हे फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसकी फुर्ती और नीलिमा के खौफजदा चेहरे को देखकर वो औरत और बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगे। और हैरत की बात ये कि उसका भाई अलीब भी उनकी हंसी के साथ साथ हंस रहा था। ही।
कमरे में चार सू उन लोगों की ड्रोनी हंसी की आवाज गूंजने लगी। नीलिमा की टांगें और जहन दोनों ही शल होते जा रहे थे। वो चीखना चाह रही थी लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर उसने उन तीनों को अपनी छोटी बहन रिमशा के बेड की तरफ बढ़ते देखा। भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, बूढ़ा अपनी मिनमिनाती हुई आवाज में कहते हुए रिमशा के नजदीक आकर रुक गया, जबकि उसका भाई अलीब और वो औरत अभी भी बदस्तूर हंसे जा रहे थे। रिमशा, यहाँ से भागो, नीलिमा हज़ियानी अंदाज में चीखी थी। फिर उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब होश आया तो वो अस्पताल के एक सफेद बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी अम्मी और अब्बू उसके सरहाने खड़े हुए थे। परेशानी उनके चेहरे से हवीदा थी। अम्मी की आंखें बहुत रोने की वजह से सूजी हुई लग रही थी। अम्मी, आप लोग कहाँ थे? मैंने आप लोगों को कितना पुकारा, कितनी आवाजें दी। चंद लम्हे उन लोगों को टिकटिकी बांध कर देखने के बाद वो यकायक हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी, अम्मी प्लीज रिमशा को बचा लें, अलीब कहाँ है? वो चीख चीख कर पागल हुई जा रही थी। डॉक्टर और नर्सें सब कमरे में जमा हो गए थे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। फिर जबरदस्ती उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया गया और उसका जहन एक बार फिर गनूदगी में डूबता चला गया। अब की बार जब उसकी आंख खुली तो कमरे में अम्मी और अब्बू के अलावा अलीब और रिमशा भी थे। वो चुपचाप दम साधे अलीब को देखती रही। अभी आपको क्या हो गया है? अलीब उसे आंखें खोलता देखकर भागकर उसके करीब आ गया, जबकि अम्मी और अब्बू भी उसके नजदीक आकर उसके हाथ से हिलाने लगे। अलीब, वो बूढ़ा आदमी और वो औरत कैसे चले गए? उसने नकाहत भरे लहजे में उससे सवाल किया। कौन बूढ़ा आदमी आपी? अलीब ने मासूमाना अंदाज में पूछा। बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? अम्मी ने होल कर नीलिमा को गले से लगा लिया, लेकिन वो बदस्तूर खौफजदा नजरों से अलीब को देखती रही। ये मेरी बच्ची को क्या हो गया है अलीब के पापा? माँ बेख्तियार रो दी। आज सुबह जब वो सोकर उठी थी तो अलीब और रिमशा को स्कूल के लिए जगाने से पहले वो नीलिमा के कमरे में आई थी कि उसको पेपर के लिए कहीं देर ना हो जाए, लेकिन उसे कमरे में ना पाकर वो उसे ढूंढती हुई बच्चों के कमरे में आई तो दरवाजे पर ही नीलिमा को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर उनके तो औसान खता हो गए और फिर वो चीखने चिल्लाने लगी। उनकी चीखों पुकार सुनकर जब उनके शोहर दौड़े चले आए तो फिर नीलिमा को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आज 2 दिन के बाद होश आया था। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे हुआ क्या था। उन्होंने उसके पापा को यही बताया था कि इनकी बच्ची का जहन किसी शदीद खौफ और डिप्रेशन के ज़ेरे असर है और इस वक्त इसकी आंखों से छलकता खौफ डॉक्टरों की बात की तस्दीक कर रहा था। नीलिमा बेटा, मुझे बताओ तुम किस बात से खौफजदा हो? आखिर मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं सब ठीक कर दूंगा। नीलिमा के पापा ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा। फिर आप रात को क्यों हमारी मदद को नहीं आए थे पापा, जब मुझे, रिमशा और अलीब को वो लोग डरा रहे थे, खत्म करने की कोशिश कर रहे थे? वो आंसुओं से भीगी हुई आवाज में उनसे शिकवा करने लगी। कौन डरा रहा था बेटा तुम्हें? मुझे सब तफसील से तो बताओ ना। नीलिमा ने खौफजदा नजरों से अपने भाई की जानिब देखा जो नजदीक ही खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों की बदलती रंगत नीलिमा को वाज़े तौर पर महसूस हुई। होंठों पर वैसी ही मुस्कुराहट रेंग रही थी। नीलिमा ने कपकपा कर अपने पापा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अबू, उन लोगों ने अलीब पर जादू कर दिया है, उसको अपने जैसा बना दिया है। वो खौफ से लरसती हुई आवाज में अपने भाई को देखकर बोली। उसके पापा ने कुछ हैरत से अपने बेटे की जानिब देखा जो अपनी आंखों में जमाने भर की मासूमियत भरकर उन लोगों को देख रहा था। फिर वो नीलिमा की जानिब थोड़ा सा झुका। अभी मुझे क्या बना दिया है उन लोगों ने, बताओ तो सही। नीलिमा ने बेइख्तियार उसकी आंखों की तरफ देखा। उसे अपनी भाई की आंखें वैसे ही मुर्दा नजर आ रही थीं और अपने भाई का चेहरा उस बूढ़े शख्स जैसा महसूस हो रहा था। वो थर थर कांपने लगी। अबू, ये अलीब नहीं है, उन लोगों ने हमारे अलीब को मार दिया है। आप मेरा यकीन करें अब्बू, मेरा अलीब शायद मर गया है। वो बेइख्तियार अपने बाप का हाथ थामकर बेतहाशा रोने लगी। उसकी चीखें आसमान को छू रही थीं। उसकी हालत देखकर उसकी माँ भी रोने लगी। मेरी बच्ची पर लगता है कोई साया हो गया है, प्लीज आप किसी मौलवी को बुलाएं। वो उसे अपने कलेजे से लिपटाते हुए रंधी हुई आवाज से कहने लगी। बेटी, अलीब अल्लाह रखे बिल्कुल ठीक है, देखो ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। लेकिन नीलिमा मुंह छुपाए रोती रही। वो उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। इतने में नीलिमा को अपने बेड के किनारे वही औरत नजर आई। नीलिमा ने फिर उसे कहते सुना, वो भूखा है, उसे कुछ खाने को दो। नीलिमा अपनी अम्मी के साथ चिपकी और कहने लगी, अम्मी इनको कुछ खाने को दे दो, नहीं तो ये हमें मार के खा जाएंगे। उसकी अम्मी समझ गई कि यकीनन हमारी बेटी के साथ कोई और मामला है। उसी शाम उसके अब्बू हॉस्पिटल में एक मौलवी साहब को ले आए, जिन्होंने नीलिमा पर पहले तो कुछ दम किया
और फिर नीलिमा से पूछा कि बेटा मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। नीलिमा ने डरते डरते उनको सारी बात बता दी कि कैसे उसको एक बूढ़ा आदमी और एक औरत नजर आते हैं जो कहते हैं कि वो भूखा है, उसे कुछ दो। वो कुछ खाने के लिए मांगते हैं और उन्होंने उसके भाई को भी मारकर अपने साथ मिला लिया था। मौलवी साहब ने उसकी अम्मी को कुछ तावीज दिए कि बेटी को पानी में डालकर पिला दें। साथ ही कहा कि इसके बेड के पास सूरह बकरा की तलावत लगा दें। आपकी बेटी को कोई नजर बद हो गई है। मैं आपकी बेटी को जिन्नात से छुटकारा तो नहीं दिला सकता, लेकिन मैं एक आमिल का पता जानता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ उस आमिल के पास चल सकते हैं, वो आपकी मदद जरूर करेगा। नीलिमा के पापा मौलवी साहब के साथ उस आमिल के पास गए और सारा वाकया बताया। उस आमिल ने एक मुराकबा किया और फिर बताया कि आपकी बेटी को दरख्त के नीचे से शरीर जिन्नात का साया हो गया है। अगर वो आपकी बेटी से खाने के लिए मांग रहे हैं तो आपको अपनी बेटी का और अब सब घर वालों का सदका देना होगा। आप इस तरह करें कि आप अपनी बेटी का 2 बकरों का सदका दें। उन्हें ज़िबा करके जानवर का गोश्त उसी दरख्त के नीचे जाकर रख दें। रिमशा के पापा ने ऐसे ही किया। 2 बकरों का सदका देकर उस दरख्त के नीचे रख दिया और फिर पीछे पलटे बगैर वो अपने घर की तरफ चले गए। 15 मिनट बाद जब वो दोबारा उस दरख्त के पास से गुजरे तो देखा वहाँ कोई गोश्त मौजूद नहीं था। फिर वो आमिल के साथ अपनी बेटी के पास हॉस्पिटल में गए। आमिल ने दम दरूद करके उन जिन्नात को वहाँ पर हाजिर करवा लिया और कहा कि तुम इस लड़की का पीछा छोड़ दो, वरना तुम मुझे जानते नहीं मैं किस कदर सख्त आमिल हूँ। वो भूखे बूढ़ा जिन और बुढ़िया कहने लगे कि हम एक शर्त पर इस लड़की को छोड़ेंगे, तुम 3 दिन तक उस दरख्त के नीचे बकरे का गोश्त रख दिया करना, फिर हम कभी इस लड़की के पास नहीं आएंगे। ये कहकर वो चले गए और निशानी के तौर पर सामने पड़ा कांच का जग टूट गया। उस आमिल ने नीलिमा पर दम किया। साथ ही नीलिमा की माँ को ताकीद की कि रोजाना घर में सूरह बकरा की तलावत लगाएं और नीलिमा के पापा घर के चारों कोनों में सुबह और शाम जरूर आजान दें। और साथ ही कुरानी आयात का मजमुआ बताया जिनको पढ़कर पानी पे दम करके नीलिमा को 7 रोज तक मतवातर पिलाना है। आमिल ने नीलिमा के पापा को ताकीद की कि 3 रोज तक बकरे का सदका देने के बाद घर में कुरान ख्वानी करवानी है। आमिल ने बताया कि ये सब काम करने के बाद इंशाअल्लाह नीलिमा को कभी ये भूखे जिन्नात तंग नहीं करेंगे। आमिल की ताकीद पर अमल करते हुए नीलिमा के माँ और बाप ने बिल्कुल वही काम किए और इस तरह नीलिमा और उसके घर वालों ने उन भूखे जिन्नात से निजात पाई।